हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस और परफेक्शन आईएएस के डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 3 मई के जो द हिंदू का एनालिसिस है उसके साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो दिस इज द न्यूज़पेपर ऑफ 3 मई। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो हाई कोर्ट सीक सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन पिटीशन टू रेगुलेट पॉलीगेमी। तो हाईकोर्ट ने क्या सेंटर का रिस्पॉन्स मांगा है, एक पिटीशन उनके पास गया है किसके लिए कि पॉलीगेमी जो होती है या बाइगेमी होती है उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या जानना है कि एक्चुअली पॉलीगेमी क्या है, बाइगेमी क्या है। ये सब लोग जानते हैं, पॉलीगेमी इज मल्टीपल मैरिजेस, बाइगेमी इज 2 मैरिज करना। सो वी नो दैट पॉलीगेमी एंड बाइगेमी इज प्रोहिबिटेड इन हिंदू धर्म। ठीक है, इट इज अलाउड इन इस्लाम। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे पिटीशन फाइल किया गया है कि इस्लामिक विमेन के द्वारा कि एनीथिंग मतलब बिना परमिशन के जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मैरिज है, बिना उसके परमिशन के अगर आप कोई और मैरिज कर रहे हैं देन दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट शुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो वो आर्ग्यूमेंट और ये पिटीशन फाइल किया गया है और इसके ऊपर हाईकोर्ट ने जो है क्या मांगा है, सेंटर का रिस्पॉन्स मांगा है कि आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे। देखिए हमारे लिए इस एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बिकॉज वी हैव टू स्टडी समथिंग विच इज नोन एज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा डीपीएसपी में दिया हुआ है, किसके अंदर, अंडर आर्टिकल 44 इट सेज कि पूरे इंडिया के अंदर फॉर सिविल पर्पसेस एक सिंगल कानून हो। स्टेट विल डू समथिंग कि पूरे इंडिया, पूरे देश के अंदर एक सिविल कानून सेम हो सारे धर्मों के लिए। बट इंडिया में अभी ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं जब इस तरह के केसेस आते हैं तो वी कैन सी कि देयर इज सर्टेन स्कोप विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। तो अगर आप यूपीएससी के द्वारा पूछा गया मेंस का क्वेश्चन देखेंगे 2015 में, सो इट सेज डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनैक्टिंग फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइडेड फॉर इन द डीपीएसपी। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रोक रहे हैं स्टेट को अपने लोगों के लिए इनैक्ट करने से, किस चीज को, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि डीपीएसपी में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में इसी तरह के कुछ और एस्पेक्ट्स को अगर आप देखेंगे जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का एप्लीकेशन या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो हम लोग को वो कॉन्टेक्स्ट बस जानना जरूरी है। सबसे पहला अगर आप बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंडिया के अंदर जो स्टार्ट या बेंचमार्क माना जाता है दैट इज रिलेटेड टू शाहबानो केस। सो शाहबानो केस 1985, Supreme Court in this case actually held something which was not being expected by the Islamic community. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम धर्म में आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी कि डिवोर्स यानी तलाक के बाद देयर इज अ प्रोविजन ऑफ वन टाइम मेहर, वन टाइम सेटलमेंट, वेयर एज इन हिंदू धर्म क्या है, एलिमनी दी जाएगी, मंथली अलाउंस दिया जाएगा, हर महीने दिया जाएगा। ठीक है, सो in Sahabano case, Supreme Court applied that particular provision in case of Islam. तो कहीं ना कहीं ये किसकी तरफ पहला स्टेप था, it was the first step towards uniform civil code. Though the next government reversed this decision, but it was one of the most remarkable step in context of uniform civil code. फिर बहुत टाइम बाद शायरा बानो केस, so Saira Bano case which is also famously known as ट्रिपल तलाक केस। तो इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है हमारा उसको बैन कर दिया, तलाक बिद्दत। एंड इट सेड दैट एक बार में जो 3 तलाक बोलकर आप मैरिज से डिसॉल्व नहीं हो सकते, सो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगेन समथिंग विच वॉज अ पार्ट ऑफ अ रिलीजन हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या स्टेप था हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। इसके अलावा इंडिया में अगर आप बात कीजिएगा तो अगर रिसेंट हम लोग हैपनिंग बताएं, देखिए गोवा में ऑलरेडी, गोवा इज द ओनली स्टेट इंडिया विच हैज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, साथ साथ अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ओनली उत्तराखंड ऑल्सो हैज डिसाइडेड टू मेक अ पैनल सो दैट इट कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इट्स स्टेट। तो उत्तराखंड भी उस रास्ते पर ऑलरेडी जा चुका है। एंड और 2 डेवलपमेंट्स अगर आप बात कीजिएगा तो लॉ कमीशन क्या बोलती है इसके बारे में, और अभी जनवरी महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या आया है। सो लॉ कमीशन इन इट्स रिपोर्ट अर्लियर हैज हेल्ड दैट कि इट इज नॉट द राइट टाइम कि इंडिया ऊपर से कुछ
यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा डाले। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है या इंडिया का जैसा सोसाइटी है उसमें आप कुछ ऊपर से नहीं थोप सकते हो। सो रैदर देन ब्रिंगिंग अ यूनिफॉर्म लॉ फॉर थ्रू आउट द कंट्री, व्हाई नॉट ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन द पर्सनल लॉज इटसेल्फ। तो लॉ कमीशन ने ये बोला कि हम लोग एक साथ एक लॉ लाने की बजाय क्या बेटर कर सकते हैं कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने की पहले कोशिश कर लेते हैं। उनके लॉज को खत्म करने से बेटर क्या है कि उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाए। Whereas इलाहाबाद हाई कोर्ट इन दिस ईयर्स जजमेंट हैज हेल्ड एंड आस्क्ड सेंटर कि जल्दी से जल्दी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कीजिए। सो दीज आर ऑल द रिसेंट डेवलपमेंट्स। और कहीं ना कहीं अगर जो हम ये बात कर रहे हैं इस केस का, तो अगर इस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है, देन इट विल ऑल्सो बी अ स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट आर्टिकल सेज डिले एंड पेन्स ऑफ डेथ रो। ये आर्टिकल किसके बारे में है? ये आर्टिकल बेसिकली प्रेसिडेंट के जो पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि मर्सी पिटीशन जो वो देखते हैं उसके रिगार्डिंग है। और बलवंत सिंह रजवाना, इनका डेथ सेंटेंस जो लगभग 10 साल से इनका मर्सी प्ली फाइल किया गया है 2012 से, अभी तक उस पर कोई फैसला प्रेसिडेंट ने नहीं लिया है। तो ये बोला जा रहा है कि जो इतना लेट किया जा रहा है, तो इस आर्टिकल के थ्रू इस एडिटर ने क्या बोलने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट एक स्टैंड ले यहाँ पर और वो फाइनली क्या कर दे, बलवंत सिंह रजवाना का डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दे, क्योंकि 10 साल से मेंटल हैरेसमेंट भी उनको हो रहा है। 2012 में डेथ सेंटेंस फाइनलाइज कर दिया गया, मर्सी पिटीशन फाइल हो गया, तो 10 साल तक अभी तक उनके मर्सी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं आया। सो दिस इज नॉट वेरी ह्यूमन। और यूपीएससी ने भी ऑलरेडी एक क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है कि इंस्टेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट्स डिले in commuting death sentence has come under public debate as the denial of justice. Should there be a time specified for the president to accept या reject such petition? Analyze. तो ऑलरेडी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है मेंस में कि जो डिले है प्रेसिडेंट का कम्यूटिंग इन डेथ सेंटेंस में, ये क्या जस्टिफाइड है? ये माना जाता है कि इट इज डिनायल ऑफ जस्टिस। तो क्या इसके लिए टाइम बाउंडेशन होना चाहिए? क्योंकि आप देख सकते हैं इस केस में लगभग 10 साल से ज्यादा होने वाले हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या जानने की जरूरत है? अब हम लोग को जानने की जरूरत है यहाँ पर कि जो हमारा पार्डनिंग पावर है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना है। प्रेसिडेंट के लिए पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में दिया हुआ है, ठीक है। वहीं गवर्नर के लिए पावर 161 आर्टिकल में है। सो पार्डनिंग पावर में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पार्डन। बेसिकली इसके पहले आपको एक मैं हायरार्की बता देता हूं कि ये मर्सी पिटीशन एक्चुअली होता क्या है। देखिए, सबसे पहले सपोज आप लोअर कोर्ट में गए, फैसला आपके खिलाफ आया, देन यू मूव टू हाई कोर्ट। चैलेंज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को, लोअर कोर्ट के फैसले को। फिर हाई कोर्ट में जब आप जाते हैं तो हाई कोर्ट से अपील लेकर, अगर हाई कोर्ट में आपका फैसला आपके खिलाफ आ गया तो आप हाई कोर्ट से अपील लेकर कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला आपके खिलाफ दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि आप दोबारा क्या कर सकते हैं? रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि अपना जजमेंट को दोबारा रिवर्स कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि शायद आप सुप्रीम कोर्ट से एक बार चूक हो गई है, आप रिव्यू पिटीशन वहां पे फाइल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आपका रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर आपके पास जो कोर्ट के माध्यम से आखिरी ऑप्शन है, विच इज द लास्ट रिजॉर्ट, इट इज द क्यूरेटिव पिटीशन। सो आप फिर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और क्योर का मतलब क्या होता है कि कोई गलती है उसको सुधारना है। तो ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास या हमारा जुडिशियल सिस्टम में दिस इज द लास्ट वे टू गेट रिलीफ फ्रॉम कोर्ट। तो क्यूरेटिव पिटीशन जब फाइल किया जाएगा तो इसके बाद कोई ऑप्शन कोर्ट में नहीं रहता। और अगर क्यूरेटिव पिटीशन में रिजेक्ट हो गया देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज मर्सी पिटीशन। और मर्सी पिटीशन अगर डेथ सेंटेंस के लिए आपको सजा सुनाई गई थी तो मर्सी पिटीशन डेथ सेंटेंस का सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हियर करेंगे अंडर आर्टिकल 72। और फिर प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के अंदर टोटल ऐसे 5 पावर्स हैं। सबसे पहला तो पूरी तरह से सजा को माफ कर देना, पार्डन।
कम्यूट कर देना यानी कि कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट। तो डेथ सेंटेंस को कम्यूट अगर कर देंगे तो लाइफ इंप्रिजनमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। रिमिशन सिंपली मीन्स टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट। रेस्पाइट एंड रिप्राइव, सॉरी, remission means the awarding a lesser sentence without changing the nature, ठीक है। remission का मतलब होता है awarding lesser sentence award करना, ठीक है, without changing the nature। respite and reprieve, ठीक है। reprieve simply means कि अभी आपको मान लीजिए डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, ठीक है। अब डेथ सेंटेंस मिला है, उसके ऊपर मर्सी पिटीशन का फैसला नहीं आया है, तो आपका एग्जीक्यूशन के ऊपर टेम्पररी सस्पेंशन लगेगा। सो टेम्पररी सस्पेंशन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, स्पेशली डेथ सेंटेंस, जब तक कि मर्सी पिटीशन का फैसला नहीं आ जाए। और यही रिप्राइव लगा हुआ है इस केस में भी 10 साल से। और रिस्पाइट इज समथिंग कि आपका कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, स्पेशल केसेस जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, डिसेबल्ड पर्सन, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्या किया जाएगा, कुछ अवार्ड किया जाएगा लेसर सेंटेंस, जितना ओरिजिनल दिया गया था उससे कम कर दिया जाएगा आपके सजा को। तो ये 5 पार्डनिंग पावर जो है वो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्या था हमारा, कम्यूटिंग द डेथ सेंटेंस, और यही उस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कम्यूट बलवंत सिंह रायजानाज डेथ सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपको इस पर्टिकुलर चीज से समझना है कि क्या टाइम बाउंडेशन होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। देन सो ये आपको डेटा पॉइंट में ये वाला फिगर दिया हुआ था, और इसके तहत आप क्या देख सकते हैं कि आपको पता है कि अभी इंडिया पहली बार $400 बिलियन का जो है वो मार्क क्रॉस किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, बट इसी दौरान $600 बिलियन जो है वो कहाँ, इंपोर्ट्स का भी आंकड़ा क्रॉस कर दिया गया है, ठीक है। एंड द स्टीप क्लाइंब इन बोथ द फिगर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोअरिंग कमोडिटी प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। किस लिए, ड्यू टू पैंडेमिक एज वेल एज रशिया यूक्रेन वॉर। तो इसके कारण ये दोनों राइज पे है, ठीक है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो इंपोर्ट्स हो गया हमारा, ठीक है, वैल्यूज इन बिलियन डॉलर, ठीक है। फिर ट्रेड डेफिसिट और वाइडन होता जा रहा है, तो आप जैसे देख रहे हैं कि 400 तो वो हुआ, बट ये भी तो 600 से ज्यादा हो गया। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखिएगा फिजिकल ईयर 2022 का, तो ये है। आफ्टर दैट एक्सपोर्ट्स एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, जीडीपी में एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो अभी जाकर 22 में थोड़ा सा हमारा बढ़ा है। ईजिंग रिजर्व्स, और रिजर्व्स जो है हमारे वो क्या हो रहे हैं, थोड़े से डेफिसिट आएगा तो रिजर्व्स भी हमारे थोड़े से कम होंगे, ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव टू पे इन फॉरेन एक्सचेंज। चलिए, देन डिबेट ऑन द नेशनल लैंग्वेज। तो नेशनल लैंग्वेज का डिबेट जो है बहुत चल रहा है, जब से एक फिल्म स्टार ने कुछ बोला है कि हिंदी शुड बी आवर नेशनल लैंग्वेज, और हिंदी है हमारा नेशनल लैंग्वेज, ऐसा उन्होंने क्लेम करा है। तो उससे रिलेटेड हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को जानना है जो ये आर्टिकल में दिया हुआ है। सबसे पहले आर्टिकल 343 क्या कहता है, इट मेक्स हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, देवनागरी स्क्रिप्ट में। और साथ साथ इन्होंने बोला कि इंडियन न्यूमरल्स जो है वो इंटरनेशनल फॉर्म के वो भी यूज किए जाएंगे फॉर ऑफिशियल पर्पस, एंड इंग्लिश विल कंटिन्यू फॉर 15 ईयर्स, ये बोला गया था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइडेड थी इस मैटर पे कि हिंदी को रखना है कि नहीं, इंग्लिश को रखना है कि नहीं, क्योंकि इंग्लिश नहीं चाहते थे रखना, फिर भी था कि हिंदी अगर रख देंगे तो बाकी जगह जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इश्यूज ऑलरेडी वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में भी थे, बट अल्टीमेटली इट वॉज डिसाइडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल स्पीक ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और नेशनल लैंग्वेज जैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी नथिंग कॉन्सेप्ट नोन एज नेशनल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ही होगा और हिंदी रहेगा, उसके अलावा इंग्लिश जो है वो 15 साल तक रहेगा, ठीक। 8th शेड्यूल में फिर क्या दिया हुआ है, 8वें शेड्यूल में क्या किया गया है, रीजनल या ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमारे हैं उसको, अलग अलग रीजन के भी लैंग्वेजेस को हमने कहाँ बना के डाला है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। तो 8th शेड्यूल में जहाँ हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, सबसे पहले तो कितने थे, 14 लैंग्वेज थे, आज के डेट में 22 लैंग्वेज हैं हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में शेड्यूल 8 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको एक चीज और जानना है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कि 3 लैंग्वेज फार्मूला हमारा क्या है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला हमेशा न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ तमिलनाडु, उसके ऑब्जेक्शन के कारण। तो ये क्या है,
सो 1960 से सेंटर ने क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि 65 में जब ये 15 साल पूरे होने वाले थे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि बहुत लोगों की जान भी चली गई। जब ये लगा कि हिंदी को हम लोग सिर्फ बना देंगे ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश को हटा देंगे, तो प्रोटेस्ट के कारण क्या किया गया, इंग्लिश को और फिर कंटिन्यू कर दिया गया और इवन आज तक ये कंटिन्यूड है। लेकिन उसी दौरान कुछ और सजेस्ट किया गया जिसका नाम है 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या बोला गया कि जो एजुकेशन पॉलिसी सेंटर की होगी उसमें ये 3 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे कि उस 3 लैंग्वेज में क्या है, हिंदी, इंग्लिश एंड 1 रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, और जिस स्टेट में हिंदी ही रीजनल लैंग्वेज बोली जाती होगी तो इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स यहां पे ये बोला जाएगा। और जहां पे भी जिन स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा, और जिन स्टेट्स में हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पर भी क्या करना होगा, हिंदी को पढ़ना पड़ेगा। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में ये हो गया, एंड हिंदी, इंग्लिश एंड द ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज इन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो हिंदी नॉन वहां पे भी बोलना है जहां पे आपका हिंदी नहीं बोली जाती है, तो हिंदी, इंग्लिश प्लस देयर ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज जो भी है वो। इसके खिलाफ तमिलनाडु ने बोला कि नो, वी विल नॉट इम्पार्ट हिंदी एज वन ऑफ द लैंग्वेज इन द स्कूल एजुकेशन। जिसको हिंदी पढ़ना है वो खुद से पढ़े, एंड दैट इज वाई फिर क्या किया गया, इसी को लेकर हमेशा से इशू चलते रह गया। और आज भी हम देखते हैं क्या है, तमिलनाडु को छोड़कर बाकी जगहों पे भले ही अप्लाई होता है, तमिलनाडु में इट इज़ नॉट अप्लाइड बिकॉज इट इज सीइंग प्रोटेस्ट। तो उस दौरान जब ये डिबेट आता है कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, दिस इज नॉट ट्रू। राष्ट्रभाषा जैसा हमारा कुछ नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की हिंदी, एज वेल एज इंग्लिश भी अभी हमारा यूज किया जाता है फॉर ऑफिशियल पर्पसेज। प्लस वी हैव सर्टेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस अंडर ए शेड्यूल, जो कि 22 टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। सो विथ रेफरेंस टू द पवन हंस लिमिटेड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ GOI एंड OLN नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सही है ये। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 91%, दिस इज रॉन्ग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें मात्र 51% था और वही वो बेचने के चक्कर में, इसीलिए न्यूज में था पवन हंस। देन द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत इज बीइंग बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड, मैज़ागॉन, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स या हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है हमारा, वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, वो हमारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सागर 9 एम्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्रिटिकल मेडिकल एड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, श्रीलंका, जापान, नेपाल, साउथ अफ्रीका। द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका में ये हमारा जो है मिशन सागर 9 को चलाया जा रहा है। सो उसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे क्या भेजे हैं, मेडिकल एड्स जो है श्रीलंका को भेजे हैं। देन विथ रेफरेंस टू अटल न्यू इंडिया चैलेंज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ CSIR, दिस इज रॉन्ग। इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। एंड दिस प्रोग्राम एम्स टू सीक, सेलेक्ट एंड सपोर्ट एंड नर्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन, दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें अगर, तो with reference to coal, consider the following statements. Anthracite is of 40% carbon content found in small quantities in J&K. Peat is the first stage of transformation from organic matter wood to coal. तो anthracite आपको पता है कि कार्बन कंटेंट उसमें कितना होता है, 80 to 95. So that is why first statement was wrong. ठीक है, तो चलिए आप लोग, होप आप लोग को आज का डिस्कशन समझ में आया होगा। हम लोग फिर कल 4th में के डिस्कशन के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।